दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको विदेशों की कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपको भी डर लगने लगेगा। कुछ लोग कैंपिंग के लिए प्रकृति की गोद में जाते हैं। वहां जाकर प्रकृति का मज़ा लेते हैं, वहां का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनके दिमाग से कैंपिंग का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है। इस वीडियो में ऐसी 6 कहानियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो लोगों ने इंटरनेट के किसी भी माध्यम से या तो सुनाई हैं या लिखी हैं। मैं इन कहानियों को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं सुनाता, ना ही कोई मिर्च मसाला लगाता हूं। जो रियल एक्सपीरियंस लोगों ने कहीं बताया है, लिखा है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके सामने एज इट इज सुनाता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी कहानी या पूरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी थी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप नहीं जानते कि इससे हमें कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है। आप सभी लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें जैसा आपने पिछली कुछ वीडियोस में बनाया है। तो चलिए और आगे बात किए बिना आज की वीडियो की पहली कहानी शुरू करते हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 2011 की गर्मियों की। मैं और मेरे कुछ दोस्त एक कैंपिंग ट्रिप प्लान कर रहे थे। एक फॉरेस्ट हमारे होम टाउन से कुछ ही मीलों दूर था। हालांकि वो फॉरेस्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी हम लोग शहर की भीड़भाड़ से अलग शांत जगह पर जाना चाहते थे। थोड़ा वक्त प्रकृति में बिताना चाहते थे। पर जैसे जैसे कैंपिंग की डेट पास आ रही थी, वैसे ही मेरे कुछ दोस्त पीछे हटते जा रहे थे। किसी के यहाँ फैमिली इमरजेंसी आ गई तो किसी को बजट का इशू होने लगा। किसी के यहाँ कोई बीमार हो गया तो किसी का मन ही नहीं कर रहा था कैंपिंग करने का। आखिरकार कैंपिंग ट्रिप पर जाने के लिए बस हम दो ही लोग बचे। मैं अपने दोस्त का नाम यहाँ नहीं बताना चाहता। तो बस फिर क्या था, हम दोनों ने जंगल तक जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग एक ट्रेन पकड़ी और 2 घंटों में ही वहां पहुंच गए। उस दिन मौसम बहुत साफ था। आसमान में बादल नहीं थे, बस हल्की हल्की बौछार हो रही थी, वो भी कभी कभी। हमने गर्मियों में ये मौसम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहां हमें लगा था कि हमारी हाइक बहुत मुश्किल होगी, उसका अपोजिट हमारी हाइक बहुत ही शानदार और दिल को सुकून देने वाली थी। 1-2 घंटे हाइक करने के बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट मिला जहां हम अपना कैंप सेट कर सकते थे। वहां पास से ही एक छोटी सी पानी की धारा भी जा रही थी। कुकिंग करने के लिए हमें पानी की भी ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि बस आज यहाँ पर आराम करते हैं और जंगल का मज़ा लेते हैं। वो स्पॉट तो बहुत बढ़िया था, बस एक दिक्कत थी। वो स्पॉट ओपनली बहुत विजिबल था। आप दूर से भी उस जगह को आराम से देख सकते थे। खैर, हमें इस बात से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। शाम होने लगी थी और हमने अपना कैंप लगाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद हमने कुकिंग का भी पूरा सेटअप लगा लिया था। पर पता है, ऐसी जगहों पर एक चीज़ होती है, अगर आप कुकिंग के लिए या सिर्फ कैंपिंग के लिए भी छोटी सी भी फायर जलाएंगे, उसके बारे में दूर दूर तक लोगों को पता चल जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। जैसे ही हमने कुकिंग के लिए आग जलाई और कुकिंग करनी शुरू की, उसका धुआं दूर दूर से देखा जा सकता था और थोड़ी ही देर में कुछ लोग वहां पर आ गए। क्योंकि उस जंगल में कैंपिंग के लिए ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो इसलिए वहां के लोकल्स थोड़ा क्यूरियस होंगे कि हम लोग कौन हैं। बस यही बात मैंने और मेरे दोस्त ने सोची थी। वो लोग आए और हमसे नॉर्मली बात करने लगे। वो कम से कम 5-6 लोग थे, पर फिर मुझे कुछ अजीब लगने लगा। आपस में उनके एक्सप्रेशंस, इशारे मुझे कुछ अजीब लग रहे थे। और फिर उन लोगों ने बहुत अजीब अजीब से सवाल भी पूछने शुरू कर दिए थे, जैसे हमारे साथ और भी लोग हैं क्या? क्या हम किसी को बताकर आए हैं कि हम यहाँ कैंप कर रहे हैं? हमारे पास कितना सामान है? और ऐसे बहुत से सवाल। थोड़ी देर बाद वो लोग गुड बाय बोलकर वहाँ से चले गए। लेकिन जो मुझे फील हो रहा था, वही मेरे दोस्त ने भी फील किया। और फिर हमने डिसाइड किया
कि अभी थोड़ा उजाला है तो हमें अपनी कैंपिंग लोकेशन चेंज कर देनी चाहिए। हमें उन लोगों के एक्सप्रेशंस, उन लोगों के क्वेश्चन से बहुत अजीब सा फील हो रहा था। हमने अपनी कुकिंग बीच में ही रोक दी और सारा सामान उठाकर थोड़ा और आगे और ऊपर की तरफ चलने लगे। थोड़ा हाइक करने के बाद हमें एक और अच्छा स्पॉट मिला। वहां पानी की तो कोई धारा नहीं थी और ना ही कोई और सोर्स था, पर हम ऑलरेडी अपनी बॉटल्स में पानी भर चुके थे। वो जगह भी थोड़ा पेड़ों और झाड़ियों से ढकी हुई थी, इसलिए कोई हमें आसानी से देख भी नहीं सकता था। हमने जल्दी से अपना टेंट वहां पर लगाया और फिर कुछ नूडल्स बनाए और फिर आराम से बैठकर थोड़ी ड्रिंक की। हमें वहां काफी मजा आ रहा था। हम दोनों आपस में अपने दोस्तों को भी कोस रहे थे कि उन्होंने इतनी बढ़िया ट्रिप मिस कर दी। थोड़ी देर बाद हम इधर उधर घूमने लगे। कुछ झाड़ियों को पार करके हमने देखा कि नीचे हमें अपना वही पुराना स्पॉट दिख रहा था जहां हमने पहले अपना कैंप लगाया था। थोड़ी देर बाद हम दोनों कैंप में सोने चले गए, पर उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। मुझे टाइम तो याद नहीं, पर नशे में मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन मुझे एक कार के इंजन की बहुत जोर जोर से आवाज भी आ रही थी, जैसे जब कोई कार को बहुत ज्यादा रेव करता है। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर वो आवाज और नजदीक से सुनाई देने लगी। मुझे लगा शायद हमारी तरह कोई और कैंपर्स हैं जो पहाड़ी पर कार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे कुछ और लोगों का भी शोर सुनाई देने लगा था। मुझे वो शोर सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैं टेंट से बाहर निकलकर देखने लगा, लेकिन मैंने देखा हमारी कैंपसाइट के आसपास कोई भी नहीं था, पर वो आवाज़ें बहुत क्लियर आ रही थीं। मैंने थोड़ा और आगे जाकर देखा तो मैं वहां पहुंच गया जहां से हमारी पुरानी कैंपसाइट साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने वहां देखा कि एक पिकअप ट्रक वहां खड़ा था और कुछ लोग टॉर्च लेकर हमारे पुराने कैंपसाइट के पास इधर उधर भाग रहे थे। शायद वो हमें ही ढूंढ रहे थे। वो लोग आपस में चिल्लाकर बोल रहे थे कि देखो, हम लोग लेट हो गए हैं और वो लोग यहाँ से चले गए, हमें पहले आना चाहिए था। मैंने भागकर अपने दोस्त को उठाया और उसको सब कुछ बताया। वो अपने बाइनोकुलर्स लेकर उसी जगह पर आया और देखने लगा। उसने बताया कि उन लोगों के हाथों में बेसबॉल बैट्स भी थे। हम दोनों वहां बैठे हुए डरी हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। हमारा गला सूख गया था और अगर हम वहां होते तो इस वक्त हमारा क्या हाल होता। अब हमें डर भी लग रहा था कि कहीं वो लोग ढूंढते हुए यहां तक ना आ जाएं। हम लोग वहीं बैठे हुए उनकी हरकतों पर नजर रखने लगे। कुछ ही देर में वो लोग थक हार कर वहां से चले गए। शायद उन लोगों ने भी ड्रिंक कर रखी थी और हमें वहां ना पाकर उनका मजा खराब हो गया था। अब वो लोग तो चले गए थे, लेकिन हम दोनों पूरी रात वहीं बैठे रहे। एक एक आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करते रहे। पूरी रात यही डर सता रहा था कि कहीं वो लोग हमारे इस कैंपसाइट पर ना आ जाएं। सुबह हुई तो हमने सारा सामान पैक किया और जल्दी से वहां से निकले। हमारा वहां रहने का 2-3 दिन का प्लान था, लेकिन हमने उसी दिन की ट्रेन पकड़ी और अपने घर चले गए। हमने सोचा था कि जो ट्रिप शानदार और यादगार होगी वो बस अब यादगार ही रह गई थी, और वो भी एक बुरे सेंस में। मेरी आपको यही सलाह है कि ट्रैवल करते वक्त हमेशा केयरफुल रहें, अपने आसपास होने वाली चीज़ों पर ध्यान दें, और हाँ, स्ट्रेंजर्स पर कभी भी भरोसा ना करें, चाहे वो कितने भी फ्रेंडली क्यों ना लग रहे हों। कम से कम साल में एक बार मेरे सौतेले पिता का परिवार दक्षिण कैरोलिना में एक छोटा सा कैंपिंग गेट टुगेदर आयोजित करता था। मेरी माँ की शादी उनसे करीब 6 साल पहले हुई थी, इसलिए मुझे भी उन गेट टुगेदर्स में शामिल होने का मौका मिला था जब भी कभी मेरी नौकरी मुझे अनुमति देती थी। पहला ट्रिप जिसमें मैं शामिल हुआ था वो उनके और मेरी माँ की शादी के तुरंत बाद का था। मैं और मेरा छोटा भाई, हमने अपने सौतेले पिता के ट्रक में कैंपिंग गियर लादा और हमारे घर पिट्सबर्ग से 9 घंटे की यात्रा कर दक्षिण कैरोलिना की ओर रवाना हुए। हमने वेस्ट वर्जीनिया की राज्य सीमा को पार कर लिया था जब हम पहली बार गैस भराने के लिए रुके।
हम सब ट्रक से बाहर निकले। हमने अपने पैर और हाथ फैलाए और बाथरूम का उपयोग किया, जबकि मेरे पिता ने एक बूढ़े अटेंडेंट को कुछ डॉलर दिए ताकि वो हमारी गैस भर सके। मैंने बाथरूम में अपना काम खत्म किया और ट्रक में वापस आ गया। तभी मेरी उस बूढ़े अटेंडेंट से थोड़ी बातचीत हो गई। शुरुआत में वो बहुत अच्छा लग रहा था, पूछ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितने समय के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि हम कैंपिंग करने जा रहे हैं तो उसका मूड अचानक से बदल गया। उसने कहा, जानते हो, तुम्हें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति बहुत निर्दयी हो सकती है। फिर उसने समझाया, जानवरों के साथ छेड़छाड़ मत करो। अपने जूतों के निशानों के अलावा वहां कुछ भी मत छोड़ो। अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो जंगल तुम्हें उसका सिला देगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि हमें प्रकृति का पूरा सम्मान है और हम अपने पीछे कोई भी कचरा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बात सुनकर भी उसके चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। उसने हमारा गैस भरने का काम पूरा किया और बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हम लोग वहां से निकल गए और कई घंटों बाद हम दक्षिण कैरोलिना के अंदर आ गए थे। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन से पहले एक आखिरी रेस्ट स्टॉप पर रुके। ये मूल रूप से एक वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र था, जो एक ट्रक स्टॉप भी था, जिसमें एक छोटा सा सूचना बोर्ड भी लगा था जो हमें स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में बताता था। लेकिन मुझे बोर्ड के निचले कोने पर कुछ नजर आया। सफेद प्लास्टिक पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, प्रकृति का सम्मान करें। ये वही शब्द थे जो उस गैस स्टेशन के अटेंडेंट ने मुझसे कहे थे। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो था, लेकिन शायद ये एक संयोग ही होना चाहिए। वही शब्द, लेकिन सैकड़ों मील दूर। ऐसा कैसे हो सकता था कि वही आदमी ने यहां आकर लिखा हो? मेरा मतलब है, ऐसा तो सिर्फ बेवकूफ हॉरर फिल्मों में ही होता है। इसलिए मैंने इसे अपनी माँ या अपने सौतेले पिता से नहीं बताया। उसमें बताने का कुछ था भी नहीं। ये एक पागलपन लग रहा था। इसलिए हम वापस ट्रक में चढ़े और कैंप ग्राउंड की ओर बढ़ते रहे। कैंप ग्राउंड पर पहुंचने पर पूरे परिवार ने हमारा स्वागत किया। गले मिलना और हाथ मिलाना हुआ और फिर एक बड़ा लग्जरी कैंपिंग टेंट लगाना शुरू हुआ, जिसमें हम सभी सोने वाले थे। फिर हमने अपने परिवार के साथ समय बिताया और बारबेक्यू में खाना खाया। मेरे सौतेले पिता का पूरा परिवार उसी तरह से आनंदमय था जैसे कि वो खुद थे, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जोड़ना चाहिए कि मेरे सौतेले पिता हमारे जैविक पिता से कहीं बेहतर अभिभावक थे। इसलिए उनके डेटिंग के शुरुआती दौर को छोड़कर मैं हमेशा खुश था कि मेरी माँ ने उनके जैसा कोई अच्छा साथी पाया था। शाम को हमने अपने तंबू में जाकर सोने का मन बनाया, लेकिन वहां पहुंचने पर हमने देखा कि हमारे कैंप के पास घास में कुछ पड़ा हुआ था, एक मरा हुआ पक्षी। वो पक्षी पहले से ही सड़ा हुआ था और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मेरे सौतेले पिता ने हमें शांत किया और कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने उसे वहां से हटाने का फैसला किया, लेकिन मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने उस पक्षी के पंख के नीचे से कुछ निकाला था। वो कुछ नोट जैसा दिख रहा था। जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, जैसे उन्होंने कुछ उठाया ही नहीं था। मैं उनसे और सवाल पूछने वाला था, लेकिन उनकी आंखों में डर देखकर मैंने चुप रहने का फैसला किया। अगले दिन सुबह कुछ अन्य परिवार के सदस्यों ने अपने कैंप के बाहर चलना फिरना शुरू किया। वो सभी पूछताछ कर रहे थे कि कौन देर रात उनके टेंट के बाहर था, लेकिन किसी ने भी ये बात स्वीकार नहीं की। रात भर उनको ऐसा लग रहा था कि उनके टेंट के बाहर कोई घूम रहा है, लेकिन जब किसी ने भी ये बात स्वीकार नहीं की तो माहौल थोड़ा डरावना हो गया था। दूसरी रात कुछ नहीं हुआ। किसी के तंबू के बाहर भी कोई कदमों की आहट नहीं आई, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना कि मैं पूरी रात नहीं सो सका। अंधेरी रात में मैंने अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनी। पहले मैंने सोचा कि वो किसी किताब को पढ़ रहा है, लेकिन वहां कोई फ्लैशलाइट भी नहीं जल रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो वही शब्द दोहरा रहा था जो मैंने रेस्ट स्टॉप पर सूचना बोर्ड पर देखे थे।
प्रकृति का सम्मान करें। अगली सुबह मैंने देखा कि मेरे पिता और बाकी सारा परिवार अपना सामान पैक कर रहे थे और हम सभी वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी और रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस मरे हुए पक्षी के पास एक नोट देखा था जिस पर लिखा था वापस जाओ। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। मेरे सौतेले पिता ने बताया कि सुबह उनके कज़न को एक मरा हुआ हिरन दिखा जो हमारे कैंप फायर के पास पड़ा था। उस मरे हिरन पर किसी ने 2 शब्द लिखे हुए थे, अंतिम चेतावनी। घर लौटने के बाद कई दिनों तक ये घटना मेरे मन में घूमती रही। उस बूढ़े अटेंडेंट की बातों ने मुझे और भी असहज बना दिया था। प्रकृति का सम्मान करें, ये शब्द अब मेरे लिए एक साधारण सलाह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह लग रहे थे। इस घटना के बाद हम फिर कभी उस कैंपिंग ट्रिप पर नहीं गए। मेरे सौतेले पिता का परिवार भी इस बात पर सहमत था कि उस जगह पर दोबारा ना जाना ही बेहतर है। लेकिन आज भी जब मैं अकेले इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में कुछ सवाल उठते हैं। क्या वो सब सच में था? क्या सच में कोई अजीब शक्ति थी जो हमें वहां से भगाने के लिए मजबूर कर रही थी, या ये सब केवल एक संयोग था? जवाब तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, पर एक बात मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं, प्रकृति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वाशिटा नेशनल फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका का सबसे पुराना जंगल है। लगभग 20 लाख एकड़ में फैला हुआ ये जंगल शिकारियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वाशिटा का नाम चोकटाव भाषा से आया है, जिसमें ओवा का मतलब शिकार और शोटो का मतलब बड़ा होता है, यानी बड़ा शिकार। अब आप सोच सकते हो शिकार के सीजन में वहाँ शिकारियों की कितनी भीड़ लगी रहती होगी। हर तरफ हाई विज जैकेट्स और चमकीली नारंगी टोपी पहने शिकारी मिलते थे। अब मैं और मेरे दोस्त शिकारी तो नहीं हैं, हम ईस्ट कोस्ट के लोग हैं। सच कहूँ तो मैंने खुद कभी पेंसिल्वेनिया से आगे का सफ़र नहीं किया था, लेकिन जब हमें पता चला कि गर्मियों के दौरान एक ऐसा वक्त आता है जब वाशिटा में शिकार करना बैन होता है, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें लगा जंगल पूरी तरह से खाली मिलेगा, कोई शिकारी नहीं होगा, बस हम होंगे और वो शांत और घना जंगल होगा। हमने 3 दिनों तक लगभग 8 घंटे रोज गाड़ी चलाई और फाइनली हम वहां पर पहुंच गए। 1500 मील का सफर एक साथ करना तो कोई सोच भी नहीं सकता था, इसलिए रास्ते में फिली, डीसी और नेशविल जैसी जगहों पर रुके। डीसी में मैंने मम्बो सॉस ट्राई किया जो मैं एंथनी बॉर्डेन के शो में देख चुका था, और सच कहूं तो उसका स्वाद वाकई बेहतरीन था। जंगल पहुंचकर हमें लगा जैसे सब कुछ छोड़कर हम एक नई दुनिया में आ गए हैं। रात में हम आग के पास बैठकर बियर पी रहे थे और गाने गा रहे थे। शायद हम कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे, क्योंकि 4 दिनों में से सिर्फ 2 दिनों में ही हमारी सारी बियर और सिगरेट्स खत्म हो गई थीं। अब मजबूरी में हमें सबसे पास के एक लिकर स्टोर पर जाना पड़ा, जिसका नाम था आउटलॉ लिकर। ये एक लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी थी। वहां पहुंचने के लिए हमें 3 घंटे चलना पड़ा। स्टोर में दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे किसी लिकर स्टोर में नहीं, बल्कि किसी शिकार लॉज में आ गए हों। हर तरफ भालू, हिरन, टर्की और लाल लोमड़ी के सर लगे हुए थे। स्टोर के मालिक जेफ ने हमें लोकल वाइन और बियर दिखाई और हमें कुछ सैंपल भी चखने को कहा। हम बस कुछ बियर लेने आए थे, लेकिन अब हमने अपने बैकपैक भर लिए थे। वहां से लौटते वक्त सूरज ढलने लगा था। जैसे जैसे हम कैंप की ओर बढ़ रहे थे, शराब का नशा भी अब हमें चढ़ने लगा था। बीच बीच में पेशाब के लिए हम रुकते थे। चारों ओर झिंगुरों की आवाज़ और चमगादड़ों की हल्की फड़फड़ाहट माहौल को और दिलचस्प बना रही थी। जब मुझे पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ट्रेल से थोड़ा हटकर झाड़ियों की ओर चला गया। मैंने अपना काम पूरा ही किया था कि मुझे पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं।
ऐसा लगा जैसे कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। शायद वो भी कोई टूरिस्ट होंगे, ये सोचकर मैं उनसे मिलने चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने झाड़ियों से बाहर कदम रखा, वहां का नज़ारा देखकर मेरी सांस रुक गई। वहां 3-4 आदमी खड़े थे। सभी के हाथों में कोई ना कोई हथियार था। किसी के हाथ में मशीटी तो किसी के पास धारदार चाकू था। उनके बीच जमीन पर एक लड़की पड़ी थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और शरीर पर भी चोटों के निशान थे। उसके मुंह से दबी दबी चीखें निकल रही थीं, जो शायद मेरे जीवन की सबसे खौफनाक आवाज़ें थीं। उनमें से एक आदमी ने मेरी ओर देखा और धीरे से अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर इशारा किया कि चुप रहो। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। जैसे ही मैं ट्रेल की ओर बढ़ा, मेरे दोस्तों ने मुझे देखा और बिना कोई शब्द बोले उन लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। हम लोग भागते रहे तब तक जब तक कि मेरे एक दोस्त ने उल्टियां नहीं कर दी। आखिरकार जब हम सुरक्षित जगह पर पहुंच गए तो मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी उन लोगों को देखा था और इसीलिए वहां से भागना शुरू कर दिया था। हमने पुलिस को कॉल किया और जितनी जानकारी थी सब दे दी। आज तक मुझे नहीं पता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद वो बच गई होगी और अब किसी सुरक्षित जगह पर होगी, मगर कई बार ख्याल आता है कि कहीं वो लड़की उसी जंगल में ना रह गई हो और कहीं उन क्रूर लोगों ने उसकी जान ना ले ली हो। सच बताऊं तो वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद था। मैं अपना हर जागता हुआ पल या तो कैंपिंग में बिताता था या कैंपिंग ट्रिप की योजना बनाता था। मुझे आउटडोर में रहना बहुत पसंद था, जहां रोजमर्रा की घटनाओं की घुटन भरी जिंदगी से दूर जाया जा सकता था, दुनिया की समस्याओं से दूर। लेकिन मैं कैंपिंग काफ़ी सख्ती से करता था। टेंट ले जाने की बजाय वहां एक टेम्परेरी आश्रय बनाता था, पहाड़ों की धाराओं से पानी पीता था और अपने भोजन के लिए जाल लगाकर शिकार करता था। पिछले साल अप्रैल में दो दोस्तों और मैंने अपलाचियन ट्रेल पर 4 रात के हाइकिंग और कैंपिंग ट्रिप पर निकलने का निर्णय लिया। हमारे बैग में 50 पाउंड से ज़्यादा का वजन था और हमने हरे भरे पहाड़ों में 20 मील का सफ़र तय किया, जब तक कि हम अपने पहले बड़े पानी के स्रोत तक नहीं पहुंच गए। एक लंबा, शांत और साफ पानी का जलाशय जो उस घाटी में बहुत सुंदर लग रहा था। ये सफ़र 2 दिन का था, जिसमें करीब 18 घंटे की लगातार यात्रा शामिल थी। हमारे बैकपैक हमारे कंधों पर हर कदम के साथ दर्दनाक रूप से धंस रहे थे, लेकिन उपलब्धि की भावना नशे जैसी थी। जैसे जैसे दिन और रात बीत रहे थे, हम ट्रेल के साथ साथ चलते जा रहे थे। जितना हो सके उतना भोजन जमा कर रहे थे। ये सब काम थोड़ा थकाने वाला था, एक लगातार संघर्ष, लेकिन आउटडोर का शांति प्रदान करने का एहसास बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है। रातों में हम गरम हॉट डॉग्स को छड़ी पर भूनते और उन्हें आग के ऊपर रखते हुए स्वीट एप्पल साइडर गर्म करते थे। हम उल्लुओं को भूतों की तरह पुकारते हुए सुनते और अंगारों को हवा में चमकते हुए देख रहे थे, जैसे कि वो कोई फायरफ्लाइज हों। हमारी आंखें भी अब भारी होने लगी थीं और थकी हुई लगने लगी थीं। हमने काफ़ी मात्रा में फल इकट्ठे कर लिए थे और ताज़े पानी की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमें प्रोटीन मिलने की संभावना बहुत कम लग रही थी। अभी तक हमें ना तो कोई बत्तख के अंडे मिले थे और ना ही कोई खरगोश फंसा था, और हमारी मछली पकड़ने की छड़ें हमारे अपेक्षा अनुसार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। हम बहुत निराश हो रहे थे और इसलिए हम कोशिश कर रहे थे। मनुष्य केवल अनाज और पीनट बटर पर नहीं जी सकता, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पास के शहर तक की यात्रा करेंगे, जो लगभग 7 मील दूर था। हम लोगों ने चलना शुरू किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लोग खो गए थे। कुछ घंटों तक चलने के बाद हमने एक तीखी पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की, एक शॉर्टकट के रूप में। पूरी चढ़ाई के दौरान मुझे याद है
एक मोटी धुंध पहाड़ी के ऊपर लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो धुंध बस इंतजार कर रही थी हमारे ऊपर फैलने का, और थोड़ी ही देर में वो हमारे चारों तरफ फैल भी गई। मुझे याद है कि मुझे अपने दोस्त भी उस धुंध में दिखाई नहीं दे रहे थे। हम लोग सकारात्मक बने रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें नवजात मेमनों के अवशेष दिखना शुरू हुए। अप्रैल भेड़ों के लिए जन्म का महीना होता है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से असामान्य दृश्य नहीं था, लेकिन ये अवशेष बिल्कुल अछूते थे। किसी भी शिकारी ने इन लाशों को छुआ तक नहीं था, और वो बहुत सारी लाशें थीं। लेकिन तभी हमें एक झोपड़ी की हल्की हल्की रूपरेखा दिखाई देने लगी। उसे देखकर हमें राहत की सांस मिली। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ थे, और हमारे नक्शे पर किसी भी झोपड़ी का कोई जिक्र नहीं था। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और हमारा पानी भी कम होता जा रहा था, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि हमारी यात्रा इतनी लंबी होने वाली है या हम लोग सही रास्ते से भटकने वाले हैं। हमने सोचा कि झोपड़ी पर जाकर थोड़ी देर रुकते हैं और दिशाओं के बारे में कुछ पूछते हैं। हमें झोपड़ी तक पहुंचने के लिए एक निचली सूखी पत्थर की दीवार पर चढ़ना पड़ा। झोपड़ी पहाड़ी में विचित्र रूप से बसी हुई थी। मुझे बहुत अजीब लगा कि झोपड़ी तक कोई भी रास्ता नहीं था। हम एक दरवाजे के सामने पहुंचे। वो कुछ मोटे कटे हुए पेड़ों की शाखाओं से बना हुआ था। जंग लगी कीलें और सड़ी हुई डोरियों से बंधा हुआ था। मेरे दोस्त ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई कुंडा नहीं था। आखिरकार मैं दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने अपना हाथ बढ़ाया, एक मुट्ठी बनाई और 3 बार खटखटाया। खटखटाने की आवाज के साथ दरवाजा भी हिल रहा था, और मैं देख रहा था कि अंदर किसी के कोई संकेत हैं या नहीं। जब कुछ देर हो गई तो मैंने अपने दोस्त की ओर देखा और उससे कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद इस झोपड़ी में कोई नहीं है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो बेजान और भ्रमित लग रहा था। उसके चेहरे के भाव समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को देखकर सहम गया था, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हम लोग वहां से अपने कैंप की तरफ वापस चले गए। रात में जब हम कैंप फायर के पास बैठे थे तो आखिरकार मैंने साहस जुटाकर अपने दोस्त से पूछा कि उसने वहां ऐसा क्या देखा था। उसने बताया कि उस झोपड़ी में कोई हमसे छुपकर बैठा हुआ था। जब मैं दरवाजे पर खटखटा रहा था तो खिड़की से एक नज़र उसकी ओर देख रही थी। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में किसी को इतना बेकार और बिगड़े हुए स्वरूप में नहीं देखा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो विकलांग था या किसी ने उसे बुरी तरह से पीटा था। उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा विकृत था। उसने कहा कि जब उसकी आंखें मिली तो उस व्यक्ति ने भयभीत होकर देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने उसको बंदी बना रखा था, और इसलिए मेरे दोस्त ने वहां पर कुछ नहीं कहा और वापस लौटना ही सही समझा। वो झोपड़ी किस जगह थी हम अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी हमने वहां से वापस आकर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की, उस झोपड़ी के बारे में और शायद उस झोपड़ी में फंसे इंसान के बारे में। लेकिन हम यही सोचते हैं कि भगवान का शुक्र है, जिस किसी ने भी उसे वहां बंदी बना रखा था वो उस वक्त वहां नहीं था जब हम पहुंचे थे। साल 2014 की शुरुआत में मेरे कुछ दोस्तों और मैंने एक चैरिटी के लिए कुछ करने का आइडिया सोचा। हमने सोचा कि अपना सर मुंडवा लें या मैराथन दौड़े या कोई कम्युनिटी पिकनिक ऑर्गेनाइज करें, लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा था। ये सारे आइडियाज़ घिसे पिटे लग रहे थे। अगर हमें डोनेशन जुटाना था तो हमें कुछ बड़ा करना था। तो मुझे एक आइडिया आया कि हम 7 रातों बिना छत के सोएंगे और 20 मील तक वेल्स के ब्रेकन बीकन्स पहाड़ों में ट्रैक करेंगे। तो मुझे पता था कि यह आइडिया इतना पागलपन भरा है कि लोग डोनेशन दे ही देंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मेरे दोस्त भी इसे झट से मान जाएंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो सभी लोग मान गए। हमने इसे एक संख्या का खेल बना दिया था। हमने कहा था 7 रातें
20 मील और बेघर घरों के लिए बेघरों की तरह रहना और लोगों से डोनेशन जुटाने की कोशिश की। जब निकलने का दिन आया, हमने 1255 पाउंड से ज़्यादा जुटा लिए थे, जो कि करीब 1500 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। चैरिटी का नाम था शेल्टर, जो बेघरों और हाउसिंग संकट में फंसे लोगों की मदद करता था। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन जाने से पहले हम सभी लोग काफ़ी नर्वस भी होने लगे थे। ब्रेकन बीकन्स ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विसेज यानी ब्रिटिश डेल्टा फोर्स द्वारा अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का इलाका बहुत ही कठिन और जंगली है। हमने ट्रिप की योजना अप्रैल की शुरुआत के लिए बनाई थी, मतलब कि भारी बारिश और तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब था कि हमें कुछ सैन्य उपकरण भी लेने पड़ेंगे ताकि हम सुरक्षित और गर्म महसूस कर सकें। सैन्य उपकरण सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प था। तो जैसा आप सोच सकते हैं, हम सब पूरी तरह से कैमोफ्लाज में ढके हुए थे, हमारे बड़े बड़े बैग के साथ, जिसमें खाना और पानी रखा था। 17 मील के बाद मेरे बाकी दोनों दोस्त जो साथ में आए थे, उन्होंने हार मान ली। मैं ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने टैक्सी बुलाने के सुझाव का विरोध किया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसका बैग बहुत भारी हो गया है और वो आगे नहीं चल सकता, लेकिन मैं उन्हें मोटिवेट करता रहा। जब हम एक बड़े ताजे पानी की झील के पास पहुंचे तो हमने वहीं कैंपिंग करने का सोचा। जब हम अपना कैंप सेट कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि उसके बैग में एक एयर राइफल थी, एक .22 पैलेट गन, जो उसके आधे वजन के बराबर थी। हाँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आया। अगर वो एयर राइफल अपने साथ ना लाता तो उसे आगे चलने में दिक्कत नहीं होती। फिर भी हमने थकान के बाद झील के किनारे आग के पास बैठकर रात बिताई और कुछ कहानियां सुनाई। अगली सुबह हम सब एक शिकार पर जाने का ख्याल लेकर उठे, लेकिन वहां हमें कोई जानवर शिकार करने को नहीं मिला, लेकिन कुछ और ज़रूर मिला। जब हम जंगल की लाइन से बाहर निकले तो अचानक हमारी आंखों के सामने एक डॉग वॉकर दिखाई दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दूर किसी इंसान से सामना हो जाएगा। उसने हमें देखा और वो थोड़ा घबरा गया, शायद हमारी कैमोफ्लाज वर्दियों और राइफल को देखकर। हमने उसकी तरफ देखा और उसको मुस्कुराहट दी और बिना किसी सवाल जवाब के अपनी राह पकड़ ली। हमें लगा कि वो किसी से कुछ नहीं बताएगा, लेकिन फिर जब हम वापस कैंप पर पहुंचे तो हमारे साथ वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया। शाम को आग के चारों ओर बैठकर मैं अपने दोस्तों को भूतिया कहानी सुना रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था और हम सभी लोग सोने चले गए थे, लेकिन तभी अचानक मुझे एक जोरदार आवाज़ ने जगा दिया। वो आवाज़ थी, हम पुलिस हैं, बाहर आओ और अपने हाथ ऊपर उठाओ। मैं कांपते हुए अपने हाथ बाहर निकाल रहा था। जैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला, 5-6 टॉर्च की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि ये रोशनी पुलिस वालों के हाथों में नहीं, बल्कि उनके हथियारों में थी। नीचे लेट जाओ जल्दी से, उन्होंने हमसे कहा। हम तीनों नीचे गीली और ठंडी जमीन पर लेट गए, जैसे उन्होंने हमें आदेश दिया था। कुछ देर बाद पुलिस ने हमारा सारा सामान खंगालना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एयर राइफल मिल गई। पुलिस वाले हमसे सवाल पूछने लगे कि हम वहाँ क्यों आए थे। हमने उन्हें सच्चाई बताई कि ये एक चैरिटी के लिए है, बेघर लोगों की मदद के लिए है। एयर राइफल के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। उसके बाद पुलिस वालों ने हमें कोई ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि हमें चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनके जाने के बाद हम सभी ने राहत की सांस ली। ये वाकई एक बहुत अजीब सा अनुभव था। कुछ साल पहले मेरे कुछ दोस्तों और मैंने स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में कैंपिंग का प्लान बनाया था। ये यात्रा बहुत कठिन थी, मौसम भी बहुत खराब था और उस इलाके ने हमारी कठिनाइयाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थीं। फिर भी यात्रा पूरी तरह से सफल रही। कोई घायल नहीं हुआ, कोई कहीं खोया नहीं और ना ही कुछ डरावना या अजीब हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें आखिरी रात तक नहीं हुई थीं।
आखिरी रात जब हम उस छोटे स्कॉटिश गांव में पहुंचे जहां से हमें बस पकड़नी थी, हमने अपनी यात्रा भी उसी गांव से शुरू की थी। और जब हम उस गांव में पहुंचे तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुके थे। पहाड़ों में 5 रातें बिताने का असर ये हुआ कि हमने मुश्किल से सोया था और खाया भी बहुत कम था। इसलिए जब हमने एक छोटा सा कैफे देखा तो हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के लोग हमें घूर रहे थे और सच कहूं तो मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। हम थके हुए थे, हमारी आंखें लाल थीं, बिखरे हुए बाल थे और रात को आग के पास बैठने की वजह से धुएं से महकते हुए हमारे कपड़े थे। वो लोग हमसे थोड़े जिज्ञासु तो थे, लेकिन फिर भी दोस्ताना थे। कैफे के मालिक ने हमसे हमारी यात्रा के बारे में पूछा और हमारे हाईलैंड्स के प्रति आकर्षण पर काफ़ी आनंद लिया। जब आप स्थानीय लोगों से कहते हैं कि वो कितने मजबूत और मेहनती हैं जो ऐसी वीरान जगह पर रहते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। हमने अपने पेट भरने के बाद गांव के एकमात्र पब की ओर रुख किया। वहां के लोगों ने भी हमारा खुले दिल से स्वागत किया और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे लिए 1 घंटे देर तक पब खुला रखा ताकि बस आने तक हम वहीं बैठकर इंतज़ार कर सकें। हम कुछ देर बाद पब से बाहर निकले और बस आने में लगभग 20 मिनट बचे थे। हम बार के कर्मचारियों का धन्यवाद करके निकले और अंधेरे हल्के हल्के रोशन सड़कों पर गांव के एकमात्र बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगे। ये बताना ज़रूरी है कि बस स्टॉप एक छोटे पुल के बगल में है जो गांव के नदी के ऊपर एक क्रॉसिंग पॉइंट बनाता है। इसलिए कम रोशनी में हम जानते थे कि वहाँ एक पुल है, लेकिन हम देख नहीं सकते थे कि उस पर कोई है या नहीं। मिनट गुजर रहे थे और हम सभी घड़ी देख रहे थे, घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। गर्म शावर, आरामदायक बिस्तर और अच्छी तरह से पकाया हुआ खाना हमें बहुत याद आ रहा था। बस के आने में अब 10 मिनट भी नहीं बचे थे, तभी हमें नदी के उस पार से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। एक गुर्राने की आवाज़, लेकिन हम शायद इतने थके हुए और उत्तेजित थे कि हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो आवाज़ें जारी रहीं और धीरे धीरे और तेज़ होने लगीं, तब तक जब तक हमें यह एहसास नहीं हो गया कि उस पुल के पार कोई है जो नशे में लग रहा था और काफ़ी गुस्से में भी। मुझे याद नहीं कि वो कौन था, लेकिन हम में से एक दोस्त को इतनी जिज्ञासा हुई कि वो पुल पर जाकर देखे कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं पुल की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने उसके भारी कदमों की आवाज़ सुनी जो मेटल के पुल पर गूंज रही थी। वो धीरे धीरे पुल के ऊपर जा रहा था। फिर वहाँ से कुछ बड़बड़ाहट की आवाज़ें आईं और वो पुल की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरते हुए हमारी ओर वापस भाग कर आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, अपने बैग उठाओ अभी। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा था। वास्तव में कहूँ तो मुझे लगा कि ये किसी तरह का मजाक हो सकता था। यात्रा के आखिरी घंटों में कुछ रोमांच डालने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर देखकर मुझे समझ में आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है। मैंने अपने दोस्त को इससे पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। जैसे ही उसने ये कहा, हमने भी पुल पर भारी कदमों की आवाज़ें सुनी। कोई पुल के उस पार से इस पार आ रहा था और वो भी बड़े गुस्से में बड़बड़ाते हुए। हम में से कोई भी इस स्थिति में खतरा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए हमने अपने भारी बैग उठाए और सड़क के उस पार एक छोटी अंधेरी गली में जाकर छुप गए। हम अंधेरे में अच्छी तरह से छुपे हुए थे, लेकिन फिर भी हम पुल के उस तरफ से क्या हो रहा है उसे देख सकते थे। हम सभी ये देखना चाहते थे कि हमारे दोस्त को इतना डराने वाला आखिर था क्या। फिर हमने उसे देखा, एक आदमी जो पुल की सीढ़ियां उतर रहा था। उसके हाथ में कुछ था। हल्की रोशनी में हमें स्टील की एक चमक दिखाई दी। हे भगवान, ये तो एक तलवार है, किसी ने चौंक कर कहा। जैसे ही हमने ये कहा, उस आदमी ने हमारी आवाज़ की ओर ध्यान दिया और उसने अपने हाथ में उस तलवार को ऊपर उठाया और अंधेरे में उस गली की ओर इशारा किया जहां हम छिपे हुए थे। तुम लोग वहीं रुको, उसने जोर से चिल्लाया और तलवार को हवा में लहराते हुए हमारे पीछे दौड़ पड़ा। हम अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागे
उस अंधेरी गली में दौड़ते हुए हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें बस इतना पता था कि हमें वहाँ से बाहर निकलना होगा। कहीं वो पागल आदमी तलवार लेकर हमारे पीछे ना आ जाए। जो भी कोई आगे भाग रहा था उसके पास इतनी समझदारी थी कि उसने हमें एक बार फिर बस स्टॉप की ओर वापस जाने की सलाह दी, क्योंकि अगर हम वहाँ से बहुत दूर चले जाते तो हमारी बस छूट सकती थी और अगली इंटरसिटी बस वहाँ 2 दिन बाद आती। उसने हमें समझाया कि हम काफ़ी लोग हैं, हमें बस स्टॉप पर वापस जाना चाहिए और खतरा मोल लेना चाहिए, नहीं तो फिर 2 दिन तक हम यहीं फंसे रहेंगे। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह था। हमने जोड़े में चलना शुरू किया, एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए और हर जगह निगरानी करते हुए कि कहीं वो खतरनाक आदमी नज़र तो नहीं आ रहा। किसी तरह हम बिना उससे टकराए बस स्टॉप की ओर लौट आए। हमें लगा कि हमने उसे चकमा दे दिया था और हम थोड़े आराम से खड़े हो गए। बस आने में अब बस कुछ ही मिनट बचे थे और हम फिर से घबराने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद बस हमें छोड़कर जा चुकी है और हमें कहीं छुपने के लिए अब जगह ढूंढनी चाहिए, इससे पहले कि वो आदमी फिर से हमें ढूंढ ले। लेकिन हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद वही जानी पहचानी आकृति एक अंधेरे रास्ते से निकलती हुई दिखाई दी। हमारी सांसें थम गई जब हमने देखा कि उसके हाथ में वही तलवार है। तुम लोग, मैंने कहा था ना, वहीं रुको, उसने फिर से जोर से चिल्लाया और इस बार हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस बार हमने अलग तरीका अपनाया। मुझे नहीं पता ये एड्रेलिन का असर था या बस वहां से भागने की हताशा, लेकिन हमने भी उसे ललकारा। हम जोर से चिल्लाए, अपने छोटे छोटे स्विस आर्मी नाइफ निकाले और उसे हमारे पास आने की चुनौती दी। अगर आज बैठकर यहाँ सोचूं तो वो काफ़ी शानदार था। हम डरपोक से वीर योद्धा बन गए थे, अपनी जगह पर डटे हुए थे। लेकिन अगला दृश्य किसी फिल्म जैसा था। वो आदमी सड़क पर चलते हुए हमारे पास आ रहा था। वो जिगजैग चल रहा था, हाथ में तलवार को लहराते हुए। वो हमारी हिम्मत से थोड़ा डर तो गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं डरा था। तभी एक भयानक एहसास हुआ कि हम में से कोई भी शायद गंभीर रूप से घायल हो सकता है। लेकिन तभी नदी के किनारे से एक पुलिस वैन का शोर सुनाई दिया, जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। ये मानो किसी पुराने वेस्टर्न फिल्म में घुड़सवार सेना के आने जैसा था और हमारी जान बच गई। हमारे हौसले बढ़ गए। हम उस आदमी की ओर बढ़ने लगे, उसे पुलिस की ओर धकेलते हुए, जो उसके बिल्कुल पीछे थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे तभी समझ में आया जब वैन उसके पास आकर रुकी और 3 बड़े बड़े स्कॉटिश पुलिस वाले उस पर झपट पड़े। उन्होंने उसे इतनी तेजी से गिराया कि उसका सर जमीन से टकराने की आवाज़ आई, लेकिन हमें उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। हम खुशी से चिल्लाने लगे। आसपास के घरों की लाइट्स जल उठी और खिड़कियों में चेहरे दिखाई देने लगे। ये दृश्य देखने लायक था। उसी समय हमारी बस भी वहां पहुंच गई, उसी साइड से जहां से पुलिस वैन आई थी। हमने जल्दी से अपने बैग उठाए और खुशी से बस की ओर बढ़ने लगे। पुलिस हमसे घटना के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन हमने उन्हें बताया कि ये हमारी आखिरी बस है और अगले 2 दिनों तक कोई बस नहीं आएगी। पुलिस ने हमसे हंसते हुए कहा, जाओ, घूमते रहो, लेकिन सुरक्षित रहो। और हमने भी राहत की सांस ली, एक ऐसा अनुभव लेकर जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे।